हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स इंग्लैंड जाते हैं। किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स नहीं होती थी, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गई। हमारे पास जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं पाड़ा चिनार से लेके ऑल द वे टू द पेशावर, नन हैड द कैपेसिटी टू हैंडल। दुनिया के अच्छे हेल्थ सिस्टम्स को जब हम देखते हैं, सिंगापुर को एक अच्छा हेल्थ सिस्टम समझा जाता है, जितना अस्पताल की बाउंड्री से दूर जो हेल्थ नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो हैं वो आपका मेडिसिन का नेम लिख के देते होते रेदर देन फॉर्मल लिख के देते। बिल्कुल इल प्रैक्टिसेस भी हैं। क्योंकि वही ये होती है कि नहीं, एवरीबडी इज गुड प्रोफेशनल, दे वांट टू डू गुड थिंग्स। Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan, and this is your host Sohaib Siddiqui. Khawateen and Hazrat, for a very long time, I wanted to have discussion someone from the healthcare management system, and today we are privileged enough to have Taimur Shah, who happens to be Chief Operating Officer at Shifa Hospital, और साथ ही साथ में he is consultant at JCI, and I think JCI is Joint Commission Institute, right? Joint Commission International. Sir, thank you so much for being part of our show. It's my pleasure, जी. Achha sir, to begin the conversation, first I would like to understand that mashallah you are at the C level at Shifa Hospital. So I would like to understand your background, early education, early life, and how you step into the healthcare system. हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर मेरा आना जो था दैट वाज बाय एक्सीडेंट। इसको मैं शुरू करता हूँ कि हमारे वालिद साहब डॉक्टर थे और हम 3 भाई हैं। हम तीनों भाइयों में से कोई डॉक्टर नहीं बना, क्योंकि उस वक्त एक ही चॉइस होती थी कि आप प्री मेडिकल ले सकते हैं या प्री इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो प्री इंजीनियरिंग इस वजह से ली थी कि डॉक्टर नहीं बनना, कि हॉस्पिटल में काम नहीं करना। तो इट्स अ मैटर ऑफ फेट कि अल्लाह ताला किस तरह से आपके रास्ते बनाता है कि आई एंडेड अप इन हेल्थ केयर। अर्ली एजुकेशन मेरी कैडेट कॉलेज कोहार्ट से थी, फिर उसके बाद आई वेंट टू JK गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, और फिर वहाँ से मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया। मैंने अपनी इंजीनियरिंग वहाँ से कंप्लीट की और अपना मास्टर्स जो है वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में किया वहीं से ही। हेल्थ केयर में आना कैसे हुआ? इट वाज अगेन प्योरली बाय चांस के प्री इंजीनियरिंग तो ले ली, और प्री इंजीनियरिंग के बाद ज़ाहिर है एक करियर गाइडेंस का भी एक फुकदान ज़रूर होता है। तो अच्छा, और माय फादर वाज वेरी ओपन। वो कहते थे कि यार जिस चीज़ में पैशन है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी में जाओ। सो उस वक्त फिर ये होता था कि जी अच्छा आजकल किस चीज़ का मेरिट हाई है, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का दौर था। तो हमने कहा चलो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है? JK सुना था कि अच्छी थी, उधर अप्लाई किया। तो अल्लाह का करना ये हो गया कि एडमिशन हो गया। अच्छा, बट वंस यू आर इनटू इट, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड्स वगैरह भी सब कुछ ठीक थे, लेकिन हाफ वे डाउन द रोड ये बात समझ में आ गई कि जी प्रॉब्ली आई एम नॉट कट आउट फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अगर इस फील्ड में गए तो आई विल बी अ टेरेबल कंप्यूटर इंजीनियर। तो अब चूंकि शुरू कर लिया था तो कंप्लीट तो करना था, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना था कि इसका रास्ता कैसे निकालना है बाहर निकलने का। तो फिर जब कंप्लीट कर ली, स्टार्टेड ऑफ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मोटोरोला। सो उसमें भी जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उसकी एफर्ट ज़रूर की, लेकिन मास्टर्स इसीलिए इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में किया कि वहाँ से थोड़ा सा पिवट का मौका मिल सके। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया, तो मैंने कुछ अरसा फास्ट पेशावर के अंदर पढ़ाया अभी फैकल्टी में। फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आई कुड बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। वहाँ से फिर मौका मिला क्वालिटी के अंदर काम करने का। वहाँ से आई केम इन टू शिफा फाउंडेशन, जो कि शिफा हॉस्पिटल की एक सिस्टर कंसर्न है, IT को हेड करने के लिए। फिर वहाँ से मौका मिला हॉस्पिटल के अंदर काम करने के लिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फास्ट फॉरवर्ड 11 ईयर्स इन शिफा कि फिर हेल्थ केयर के अंदर ही आगे प्रोग्रेस करके आई एम वेयर आई एम टुडे। अच्छा, यू मेंशन कि आप JK से हैं, तो आप किस बैच से थे? क्योंकि मेरा ताल्लुक भी गुलाम इसाक खानी से। अच्छा, मैं बैच 10 से था। अच्छा, बैच 10 से थे। तो हाउ वाज टाइम एट JK एट दैट टाइम ना? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम था। वी यूज्ड टू थिंक कि यार उस टाइम के जो है हमारे ग्रेजुएट्स माशाल्लाह से वो तो नासा जाते हैं, एप्पल जाते हैं, और अब अपने आप को देखो कितना क्वालिटी डाउनग्रेड पे चली गई है। तो वाज इट समथिंग कि आप लोगों ने बनाया हुआ इसको? नहीं, ये मैं हर एक से ये वाली बात कहता हूँ कि ये एक टिपिकल ह्यूमन साइकी है, जो ये कहते हैं कि हमारे वक्त में चीज़ बहुत अच्छी थी और अब बहुत ख़राब हो गई। ये दिस इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेशन। ये अब हम चाहे अपने, मैंने सर बताया कि कैडेट कॉलेज से पढ़े, तो उस वक्त भी हम ये सुनते थे, हमारे सीनियर ये कहते थे कि हमारे वक्त में बहुत अच्छा था, अब बहुत ख़राब हो गया है। जब हम पास आउट हो गए, जूनियर्स आए, तो हम भी ये कहते थे कि जी हमारे वक्त में बहुत अच्छा था, अब बहुत ख़राब हो गया। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन होती है। सो सेम होल्ड्स फॉर JK। जब हम उधर थे तो हम भी ये सुनते थे कि जी पहले बहुत अच्छा होता था। बैच 3 बैच 4 के जो है वो बहुत बड़े नाम होते थे
कि जी वो अब फ़लानी जगह काम कर रहा है, फ़लानी जगह कर रहा है, हमारा पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने बैच फेलोज़ को भी आप देखते हैं, हमसे जो 1-2 जूनियर बैचेस के हैं, मेरा भाई भी वहीं के ग्रेजुएट है, उसको देखते हैं तो दे आर ऑल एट वेरी गुड प्लेसेस। तो ऐसी बात नहीं है कि अब शायद ख़राब हो गया। खैर बहुत अरसा हुआ मैं गया नहीं हूँ, सो आई कांट कमेंट ऑन व्हाट इट इज़ लाइक टुडे, लेकिन एक जनरल परसेप्शन जो होता है आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा, चलें अच्छा अब पाकिस्तान में बात करें, आपने मेंशन किया कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर आपका बड़ा एक प्रेस्टीज किस्म का एक प्रोफेशन होता है। लोग देखते हैं कि इन 90s इन इवन अर्ली 2000 लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो रिसेंटली एक अमेरिका के अंदर जो एक्रीडेशन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पाकिस्तान माइट भी शायद उसको चेकलिस्ट पर टिक इन ना कर सके। तो हाउ डू यू सी द एफर्ट ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एटलीस्ट कि अपने करिकुलम के अंदर जो कह रहा है वर्ल्ड फेडरेशन मेडिकल एसोसिएशन, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं? और डू यू थिंक कि हम कर पाएंगे बाय जनवरी 2024? काफ़ी ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है इसको टेकअप करती रही है, और 2019 के अंदर मैं पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की जो इवैल्यूएशन कमेटी थी दैट वाज टास्क्ड टू कम अप विद स्टैंडर्ड्स जो कि कंप्लाइंट हो WFME के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आई वाज पार्ट ऑफ दैट एज वेल। तो आई एम अवेयर कि एफर्ट ज़रूर हो रही है। फिर ज़ाहिर है बीच में एक फेज़ आया कि जहाँ पे थोड़ा सा एक रेगुलेटरी इम्पैस क्रिएट हुआ, PMDC से PMC बना, PMC से फिर PMDC बना, लेकिन एटलीस्ट द रियलाइजेशन एग्जिस्ट कि जी कि हमें इस चीज़ की तरफ एफर्ट करने की ज़रूरत है। लेटली मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन थ्रू आवर कॉलीग्स जो कि हमारे मेडिकल कॉलेज की साइड के ऊपर हैं, उनकी थ्रू ये बात पता चलती रहती है कि द रेगुलेटरी बॉडी इज़ क्वाइट सीरियस इन परसुइंग दिस फॉरवर्ड। तो अगर एक कंसिस्टेंसी रही तो मुझे नहीं लगता कि क्यों पाकिस्तानी ये चीज़ नहीं कर सकता। कंट्रीज़ लाइक सूडान उन्होंने कर लिया, इंडिया में हो गया, ऐसे भी ममालिक के अंदर हो गया जो कि पाकिस्तान से मिलती जुलती इकॉनमी से रिलेटेड इकॉनमी उनकी इसी तरह की है। अगर उन्होंने कर लिया तो पाकिस्तान भी कर सकता है। सिर्फ जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट्स जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड, वो हो तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अगर लेट्स से पाकिस्तान नहीं करता तो इम्प्लीकेशन कहाँ पे है? कि सिर्फ यूएस के अंदर जॉब नहीं कर सकते या फिर ऑल ओवर द ग्लोब नहीं कर सकते वो? अभी इस वक्त तो जो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मुझे नहीं पता, लेकिन एज़ फार एज आई अंडरस्टैंड वो ये है कि ज़ाहिर है जो यूएस के अंदर ECFMG है वो फिर अलाउ नहीं करेगा पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को कि दे कैन सिट डाउन एंड टेक द एग्ज़ाम, और फिर वो यूएस के अंदर कर सकते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन तो ये है, लेकिन नेचुरली फिर एक ट्रेंड सेट हो जाता है, आप उस मुल्क के ग्रेजुएट्स को एक ख़ास केडर के अंदर प्लेस करना शुरू हो जाते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगेन इट्स अ फार फेच्ड पॉसिबिलिटी कि ये कि फिर हर जगह पर एक डिसएडवांटेज होना शुरू हो जाए, लेकिन हर मुल्क के अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स इंग्लैंड जाते हैं, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स नहीं होती थी, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गई इंडियन पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए। तो ये वेरी करता रहता है, सो यू कांट से इट हार्ड एंड फास्ट कि जी ये हो गया तो ये हो जाएगा, लेकिन वट एवर इज़ लिंक्ड इज़ द ECFMG's रूल कि फिर वो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को अलाउ नहीं करें। अच्छा, प्राइमरीली रीज़न होती थी कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है क्योंकि वो हाईली पेड जॉब हुआ करती थे उस टाइम पे, इंजीनियरिंग और मेडिकल। लेकिन अगर अभी की बात करें करंट एरा की, तो काफ़ी बाकी जॉब्स आ गई। IT की आ गई है, आपकी डाटा साइंटिस्ट की आ चुकी, जो कि अच्छी खासी स्टार्टिंग ही आपकी 150-200K में पाकिस्तान से हो रही होती है। तो हाउ डू यू सी कि अभी जो डॉक्टर है आपका कितना एक अंडर पेड है या फिर एक ठीक चल रहा है? जैसा पहले देखा जाता था डॉक्टर का एक प्रोफेशन, प्राइमरी रीज़न ये थी कि अच्छा अर्न कर सके। तो अभी भी वो चीज़ें इन प्लेस है मार्केट में या फिर वो चीज़ें उसका ज़वाल आ चुका है उसका? मेरे ख्याल में तो जो चीज़ जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन वो ये है कि इसमें एक सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ गई है। यूनिफॉर्मिटी इस तरह आ गई है कि जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि किसी ज़माने में इंजीनियर भी एक अच्छी जॉब समझी जाती थी एंड दे यूज्ड टू बी क्वाइट वेल ऑफ, जबकि अब खुद आप JK से पढ़े हुए, आपको अंदाज़ा है कि ग्रेजुएट इंजीनियर जब निकलता है तो वो काफ़ी ब्रॉड रेंज होती है जिसके अंदर दे गेट एम्प्लॉयड। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चले जाते हैं तो दे गेट अ वेरी गुड स्टार्ट, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि मिनिमम वेज से थोड़ा सा ऊपर ही जाकर एंटर करते हैं।
एंड देन उसके आगे जो होती है वो फिर उनकी अपनी दौड़ होती है, अपनी मेहनत होती है, जितना वो करते हैं उतना वो आगे चले जाते हैं। इवन आज भी इंजीनियरिंग की भी सेम होल्ड्स ट्रू फॉर डॉक्टर्स एज वेल, कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट जब चूंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट करती है, तो चलें कुछ हाउस ऑफिसर्स की, मेडिकल ऑफिसर्स की और रेजिडेंट्स की कुछ जॉब्स जो पेज हैं वो तो गवर्नमेंट रेगुलेट करना शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर की भी अपनी दौड़ है। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलेंगे जो कि उस तरह से कंसिस्टेंटली शायद एफर्ट नहीं कर पाते फॉर वट एवर रीजंस, तो वो उतना जो इनकम लेवल है उस पर नहीं पहुंच पाते हैं। देन देयर आर दोज जो कि मेहनत करते हैं और दे आर फोकस्ड अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करने में, अपने पेशेंट बेस बिल्ड करने में, अपना एक रिप्यूट बिल्ड करने में, दे गो टू वेरी हाई लेवल्स ऑफ इनकम लेवल्स। और आप यही ट्रेंड आप उठा लें, चाहे इंजीनियरिंग में देख लें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में देख लें, आप डॉक्टर्स में देख लें, IT प्रोफेशनल्स में देख लें, डेटा साइंटिस्ट में देख लें, कि देन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि जी कि कौन अपनी फील्ड के अंदर कितना फोकस्ड है अपने क्रेडेंशियल्स को बढ़ाने में, एक्सपीरियंस गेन करने में, इनरिच करने में। सो मेरे ख्याल में वो जो पुराना था कि जी बस आपने MBBS कर लिया, यू आर डन, दैट इज़ नो मोर ट्रू। अच्छा, साथ ही में अगर हम देखें, आई बीन टू सिंध और बलूचिस्तान के काफ़ी इलाकों में जाके, तो वहाँ पे जाके इट्स क्वाइट डिसहार्टनिंग टू सी के वहाँ पे जो हॉस्पिटल है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, काफ़ी आप कह लो कि जो इवन द रोड दैट लीड्स टू देयर वो भी आपकी टूटी फूटी हुई है, तो हॉस्पिटल का क्या हाल होना है। तो आपके ख्याल के मुताबिक, बिकॉज यू हैव बीन इन द हेल्थ केयर सेक्शन फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स, तो पाकिस्तान के अंदर वो चैलेंज क्या है, अपना हेल्थ केयर उसने बेटर क्यों नहीं कर सका ओवर द टाइम जाके वो? बेसिकली तो हमारे काफ़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। उस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की अगर मैं एक मिसाल आपको दूं, तो पर्सनली आई हैव इंटरेक्टेड विद पब्लिक हॉस्पिटल्स इन KPK क्वाइट अ लॉट। तो उसके अंदर हम गए तो वी वर डिस्कसिंग द इट वाज अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन KPK, पेशावर के अंदर है। एंड द पर्सन वाज टेलिंग अस अबाउट द लोड ऑन इमरजेंसी, कि जी इमरजेंसी पे लोड कितना होता है। और उन्होंने बताया कि जी पाड़ा चिनार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इमरजेंसी जो है वो हमारे यहाँ नाफिज हो गई। अब द पॉइंट इज़ कि जी के बॉम्ब ब्लास्ट पाड़ा चिनार के अंदर होता है, विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम पेशावर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं पाड़ा चिनार से लेके ऑल द वे टू द पेशावर, नन हैड द कैपेसिटी टू हैंडल दोज काइंड्स ऑफ ट्रॉमा। फिर उसके अलावा ये है कि अगर हम जनरली भी पेशेंट्स का फ्लो देखें कि हमारी जो टर्शरी केयर अस्पतालों के अंदर आता है, कैन दोज बी ट्रीटेड एट प्राइमरी लेवल? पहली बात, घरों के अंदर, at primary level, at secondary level, the answer is yes. A lot of them can be treated at that level. टर्शरी केयर अस्पताल पब्लिक सेक्टर की अगर आप बात करें, उसके अंदर तो आप पैसे झोंकते जाएं और वो कंज्यूम करते जाएंगे। उसकी वजह ये है कि उनके ऊपर बर्डन ही इतना ज़्यादा है। तो जिस चीज़ के ऊपर काफ़ी अरसे से एक एफर्ट हो रही है और वो कितनी इफेक्टिव है दैट इज़ डिबेटेबल, लेकिन वो ये है कि हेल्थ केयर को प्राइमरी लेवल के ऊपर शिफ्ट किया जाए। और दुनिया के अच्छे हेल्थ सिस्टम्स को जब हम देखते हैं, सिंगापुर को एक अच्छा हेल्थ सिस्टम समझा जाता है, उसके अंदर द फोकस हैज़ बीन कि जी कि उनको जितना अस्पताल की बाउंड्री से दूर जो हेल्थ नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके, दैट वुड बी द वे टू गो। तो अगर हमारे अब खैर हमने एक रेगुलेशन पास की है जहाँ पे नर्स प्रैक्टिशनर को हमने अलाउ किया है, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन रहती है, लेकिन दुनिया भर के अंदर हेल्थ केयर के ऑल्टरनेट डिलीवरी मॉडल्स के ऊपर काम हो रहा है। वी विल हैव टू गो दैट रूट एज वेल, अदरवाइज हमारी पॉपुलेशन और हमारी जो रिसोर्सेज का जो रेशो है दैट इज़ वेरी इम्बैलेंस, तो हम ट्रेडिशनल मॉडल्स के तहत ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली विल बी हैपनिंग इन द नर्स, जो आपने मॉडल बताया नर्स प्रैक्टिशनर वाला, तो उस पे मतलब एक गांव के अंदर जाके आप उन लोगों को ट्रेन कर रहे होगे एंड दे विल प्रोवाइडिंग द बेसिक जो आपके हेल्थ फैसिलिटीज है, इस तरह से चल रहा होगा कुछ? नहीं, नर्स प्रैक्टिशनर का जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि आप ट्रेन नर्स जिनकी फिर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी कर लेते हैं और उस एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के बाद आप उनको अलाउ कर देते हैं कि वो जाकर खुद कुछ चीज़ों को खुद प्रिस्क्राइब भी कर सके। अभी तो ये है कि सिर्फ डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज नो वन एल्स कैन प्रिस्क्राइब। द नर्स कैन ओनली कैरी आउट द प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर। नर्स प्रैक्टिशनर इन वेरी लिमिटेड स्कोप जाकर खुद कुछ चीज़ों को प्रिस्क्राइब भी कर सकता है या कर सकती है, मेडिसिन्स, टेस्ट वगैरह जितने भी हैं इन अ वेरी लिमिटेड स्कोप, ताकि वो जो एटलीस्ट जो खांसी नज़ला ज़ुकाम टाइप जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके अंदर वो जो डॉक्टर का बर्डन है उसको रिड्यूस कर सके। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर चूँकि ये अभी लॉ पास
पास हुआ है, इट इज़ क्वाइट कंट्रोवर्शियल अमंग डॉक्टर्स कि जी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग द क्वालिफिकेशन जो कि हमारे जो नर्सिंग कॉलेजेस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सामने रखते हुए कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं है. दैट इज़ अ डिबेट दैट इज़ येट टू बी सीन कि जी इफेक्टिवली इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. लेकिन चलो लेजिस्लेशन की हद तक तो हुआ. अब आगे ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे होंगी वुड बी अ क्वेश्चन. लेकिन ग्लोबली दीज कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट. तो ग्लोबली आज से अगर कुछ अर्सा पहले मैं वैसे ऑल्टरनेट केयर डिलीवरी मॉडल्स की बात करूं तो टेलीमेडिसिन वाज नॉट रीइंबर्सेबल बाय मेडिकेयर एंड मेडिकेड इन द यूएस. लेकिन कोविड से पहले मेंटल हेल्थ के लिए उन्होंने शुरू किया और कोविड के अंदर उन्होंने बाकियों के लिए भी शुरू कर दिया. तो व्हेन पेयर्स स्टार्ट टू गेट कंफर्टेबल फॉर ऑल्टरनेट केयर डिलीवरी मॉडल्स तो फिर वो एक्सेप्टेबल होना शुरू हो जाते हैं टू द मेडिकल कम्युनिटी एंड द सोसाइटी एट लार्ज. तो हमें भी उस तरह के मॉडल्स पे जाना पड़ेगा टू ब्रिज द गैप बिटवीन हेल्थ केयर सप्लाई एंड डिमांड. चलिए होप सो पाकिस्तान में ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो और लोग इससे वाकई में इन अ ट्रू मीनिंग उसका फ़ायदा उठा रहे हों. अच्छा यू मेंशन करके जो नर्सेज है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह की बात आपने की. अच्छा एक बड़ा एक जर्नल होता है कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो हैं वो आपका मेडिसिन का नेम लिख के देते होते रेदर दैन फार्मूला लिख के दें. बाहर वेस्ट की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें वो आपको फार्मूला बता रहे होते हैं. तो इज़न्ट इट कि यार ये जो डॉक्टर्स हैं प्रमोट कर रहे होते हैं एक थोड़ा सा जो आपका एक बना हुआ सर्कल जो बिग बॉयज़ का जो कि एक आपने ख़ास किस्म की मेडिसिन ही लेनी है. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरी वालदा जो है शी हैज़ बीन टेकिंग द मेडिसिन जो कि तकरीबन 1250 रुपये की आती है एक कंपनी की. दूसरी कंपनी की सेम अभी आजकल शॉर्ट चल रही है वो 700 की मिलती होती है. लेकिन स्टिल कुछ लोग प्रेफर नहीं करते होते हालांकि वो फॉर्मूला सेम है. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इंटरनेशनली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इवन बाहर भी 100% जेनेरिक पे शायद अभी तक मेडिकल कम्युनिटी नहीं गई. बहरहाल ब्रांड नेम्स स्टिल एग्जिस्ट. पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उसके अंदर बिल्कुल इल प्रैक्टिसेस भी हैं. अगर हम ये कहें कि जी इल प्रैक्टिसेस नहीं है तो ये बात गलत होगी. लेकिन सबको एक ही ब्रश से पेंट कर देना वो भी ज़्यादती होगी. उसकी वजह यह है कि अगर आप दवाइयों को देखें तो सेम सॉल्ट आपको जब डिफरेंट ब्रांड्स में मिलती है उनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा वेरी कर रही होती है. आपको किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है किस तरह का मरीज़ रिस्पॉन्ड नहीं करता. डॉक्टर्स थ्रू द ईयर्स दे गेट एन आइडिया कि जी दिस ब्रांड वर्क्स बेटर एंड दिस ब्रांड डज नॉट वर्क बेटर. तो फिर वो उस वजह से जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर एंड दे प्रेफर देन कि जी वो वाला ब्रांड जो है वो अवेलेबल हो. एक मेरी फार्मास्यूटिकल मेरी कंपनी है लेट्स से मैं कोई पैनाडोल बना रहा हूँ जो भी उसका पीछे फार्मूला है. अब एक कंपनी एक और है कुछ और डिसिप्लिन बना रही है ठीक है. पीछे बैक ऑफ द अगर बात करूँ तो केमिकल्स कंपोजिशन तो सेम है क्योंकि एक रेगुलेशन बैठी है ऊपर वो पास करे तब मार्केट में अंदर आ रहा है ना. तो इट्स मोर सॉर्ट ऑफ के आपके पेशेंट पे कुछ पेशेंट पे काम कर रहा है कुछ पे नहीं कर रहा. तो मेरे ख्याल से वो कहना थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि पीछे बैक ऑफ द केमिकल नेम सेम है केमिकल जो यूज़ हो रहा है वो पेशेंट के ऊपर वेरी करता होता है. लेकिन इस बात पे किसी एक ब्रांड को खास प्रमोट करना क्योंकि आई हैव सीन मल्टीपल जो कि उनके सेल्स एजेंट होते हैं अक्सर डॉक्टर पास जाके बैठे होते हैं और वो उनको दे रहे होते हैं. तो मेरे ख्याल से दिस शुड बी स्टॉप. देखिए मैंने कहा ना कि इल प्रैक्टिसेस भी हैं लेकिन इसके अंदर चूंकि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इसको मोर ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो हमारे द वे वी सेलेक्ट कि जी हमारे पास हमारी फॉर्मूलरी में कौन सी ड्रग्स होनी चाहिए उसके अंदर हम ब्रांड सिलेक्शन करते हैं. और उसकी पीछे वजह ये होती है कि आपको वही सॉल्ट जो है वो इंडिया से भी मिलती है वही सॉल्ट आपको चाइना से भी मिलती है. उनका फार्मूला एक ही होता है लेकिन उसके अंदर देयर आर सर्टेन स्पेसिफिकेशंस दैट आर डिफरेंट. तो इसलिए मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा. देयर आर प्रैक्टिसेस जो कि हमारे डॉक्टर्स को नहीं करनी चाहिए लेकिन देयर आर डॉक्टर्स जो कि जेन्युइनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर पेशेंट दे गो फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड. देयर नॉट ऑल ऑफ देम हैव द सेम काइंड ऑफ इंटेंशंस. तो उस इशू को समझना ज़रूरी है. उसके लिए अगर आप किसी ऐसे फार्मासिस्ट को इन्वाइट करें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो वो आपको बेहतर इस पे गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द डिफरेंट ब्रांड्स जो कि सेम सॉल्ट के होते हैं लेकिन ब्रांड्स में फ़र्क होता है एंड हाउ डज द एफिकेसी डिफर अकॉर्डिंग. आप लोग जो सिलेक्शन कर रहे हो तो बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ द डॉक्टर जो डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन इनपुट मिल रही है कि किस पेशेंट पे कितना
काम कर उसके बेस पे आप लोग कर रहे होते हो? और काफ़ी हमने जो प्रोसेस सेलेक्ट किया हुआ है, चूँकि वी आर अ जेसीआई accredited हॉस्पिटल, तो हमने एक प्रोसेस सेलेक्ट किया है कि हमारी एक हॉस्पिटल डिफाइंड फार्मूलरी होती है। ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन एक आती है बाय द कंसल्टेंट जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी एंडोर्स्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। देन इट कम्स टू अ सेंट्रल कमेटी जिसको हम फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी कहते हैं। वो इवैल्यूएट करती है उस रिक्वेस्ट को और ये देखती है कि जी कि अगेंस्ट द सेम जो जेनेरिक आया है हमारे पास और ब्रांड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो फिर एक लिमिट डिफाइन की हुई है हमने कि जी फॉर द सेम जेनेरिक हमारे पास कितने ब्रांड्स हो सकते हैं। फिर जब वो इंट्रोड्यूस होता है तो उसके फिर ये देखा जाता है कि हमारे 6 मंथली इसका एक रिव्यू पीरियड होता है। 6 मंथ के बाद जो है फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है वो उसका एक फीडबैक देता है, इस दौरान कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, एफिकेसी कैसी रही, और देन द ड्रग कम्स ऑन द फार्मूलरी। बिल्कुल जिस तरह एक ओपन होता है कि जी कि जिस डॉक्टर का जो दिल कर रहा है उस तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द केस एटलीस्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। उसको जो भी, और दिस इज़ द जनरली द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कि जहाँ पर आपने प्रिस्क्राइबर प्रेफरेंस को भी देखना होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द डॉक्टर हु इज़ प्रिस्क्राइबिंग इट, लेकिन एक निज़ाम भी इस तरह का बनाना होता है दैट इज़ फेयर टू द प्रिस्क्राइबर एंड टू द पेशेंट एज वेल। अच्छा, एक और बड़ी मतलब अगर मैं बात करूं डॉक्टर का प्राइम, अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे बड़े हुए क्या बनना है, ही और शी वांट टू बी इंजीनियर, पायलट या डॉक्टर। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर बनना है, बल्कि मेजर ही कहते हैं क्यों बनना है, क्योंकि ताकि हम सर्व कर सकें, कम्युनिटी को सर्व कर सकें। ठीक है, आप बड़े होते हो फिर आप कहते हो नहीं हमने अपनी फैमिली को भी अर्न करना है। ठीक है, डॉक्टर आप अच्छा एक रेप्यूटेबल आपका प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशन है, आप साथ में डॉक्टर ही बन गए, आप कमा रहे हो। लेकिन कुछ इवन हॉस्पिटल्स जिन्होंने उसको कमीशन बेस पे कर दिया हुआ अपनी डॉक्टर की सैलरी को, कि लेट्स से कि पहले मंथ वो एक एक्स सैलरी होगी उनकी और कोई जीरो कमीशन होगा। विद टाइम अगर 1 साल 2 साल के बाद उनके कस्टमर अच्छे, पेशेंट अच्छे हो जाते हैं तो उनको सैलरी कम हो जाएगी और उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इज इट should be practicing in Pakistan, should be implemented in Pakistan or not? देखिए ये तो दुनिया भर के अंदर मॉडल है डॉक्टर्स के लिए कि जहाँ पर देर आर डिफरेंट मॉडल्स। एक फिक्स सैलरीज भी होती है दुनिया भर में कि जी एक फिक्स सैलरी पे आप डॉक्टर को ले आते हैं एंड देन यू एंड द डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ द लोड जो उनके पास आ रहा होता है। दूसरा ये होता है कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस बेस्ड करते हैं कि जितनी जिसकी प्रैक्टिस है उस लिहाज से उनकी जो इनकम लेवल है वो उसके साथ लिंक्ड होती है। तो अगर मैं अपने इदारे की बात करूँ तो हमारा भी यही वाला मॉडल है कि जहाँ पर नेचुरली वी वांट टू अट्रैक्ट द टॉप टैलेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। अब एक बंदा अगर यूएस से या यूके से आ रहा है तो नेचुरली उसकी लैंड होने के बाद कुछ घर की ज़रूरियात तो होंगी, किचन चलना है, बच्चों ने दाखिल होना है, एक निज़ाम चलना है। तो शुरू में पहला साल जो है द हॉस्पिटल गिव्स, जिसको हम कहते हैं मिनिमम इनकम गारंटी, कि जी पहले साल आपका अगर एक भी मरीज़ ना हो तो हम आपको ये इनकम तो देंगे। सो दैट इज़ अ चांस फॉर द डॉक्टर टू बिल्ड हिज और हर प्रैक्टिस, कि वो अपने पेशेंट बेस बना दे। अच्छा, इस दौरान द हॉस्पिटल सपोर्ट्स द डॉक्टर कि वो अपनी प्रैक्टिस भी बिल्ड कर सके। उन्होंने आउटरीच क्लिनिक्स करने, उन्होंने कैंप्स करने, उन्होंने टीवी पे जाना है, अपने बारे में बताना है, जो भी है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उनके पेशेंट बेस जो है वो बनना शुरू हो जाती है, उनका एक नाम बनना शुरू हो जाता है, द पेशेंट स्टार्ट टू कम इन। और फिर वो जितना वॉल्यूम उनके पास आ रहा होता है दैट वुड डिटरमिन कि उनका जो टेक होम इनकम है वो कितनी बन रही होती है। अब दैट इज़ मोर ऑफ, जिस तरह आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर जब आप बात करते हैं कि जी वॉल्यूम बेस्ड रेम्यूनरेशन, कि जी आप जितना लोड ले रहे होते हैं उसके हिसाब से आपकी रेम्यूनरेशन है। सो दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे चूँकि मरीज़ होते हैं तो हमारे जहनों में ये सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि जी कहीं पे कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा, कहीं ये तो नहीं कर रहा, कहीं तो वो नहीं कर रहा। दूसरे अगर आप एंगल से देखेंगे, जी सुबह 7 बजे एक आदमी आता है, मेहनत शुरू करता है, रात के 10 बजे तक काम करता है, तो उसका इनकम लेवल क्या सेम हो एज द वन हु कम्स एट 9 एंड गोज एट 5? तो नेचुरली वो डिफरेंस तो आएगा फिर उसके अंदर। तो दिस इज़ अच्छा, और ये सिर्फ मैं अपने इदारे की बात नहीं कर रहा, दिस इज़ अ ग्लोबल रेम्यूनरेशन मॉडल फॉर डॉक्टर्स। आपका अच्छा पेशेंट बेस बन जाता होता है। कुछ डॉक्टर आई नो पर्सनली, उनका 80% आपका उसका इनकम वहाँ पे डिटरमाइन कर रहा होता है। फ्रॉम द शिफा परस्पेक्टिव, लेट्स से मेरे इस तरह के डॉक्टर हैं और जो भी मैं अर्न करूँ 80% आई एम गिविंग स्ट्रेट अवे टू द डॉक्टर, तो बाकी 20% है क्या बिजनेस मॉडल वाइबल होगा? क्योंकि एंड ऑफ द डे आप लोग बिजनेस करने बैठे हुए। जी
20% का इनफ होगा करने के लिए आपका चला, क्योंकि इनिशियली शिफा इज़ वन ऑफ द, आप कह लो कि काफ़ी कॉस्टली आपका हॉस्पिटल है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि शायद आप लोग अच्छी सर्विसेज दे रहे होते हो, अच्छे डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं। अब उसी को आप कह लो कि आपके जो चीज़ें हैं आप 80% निकाल के डॉक्टर को दे, 20% से बिजनेस चलाना, हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखिए, जो आपने बात की कि वी आर एक्सपेंसिव, बिल्कुल लोग ये कहते हैं हमें, लेकिन हमारा जो एक एडवांटेज है वो ये कि वी आर अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो हमारे फाइनेंशियल जो है वो तो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। एनीवन कैन गो एंड सी कि जी हाउ डज द फाइनेंशियल मॉडल फॉर शिफा लुक लाइक। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो अगर आप हॉस्पिटल को इस तरह से चलाना चाहें जिस तरह से हम लोग चलाते हैं, हम लोग किस तरह से चलाते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं रिसर्च भी, हम लोग सपोर्ट करते हैं एजुकेशन भी। हमारे 40 डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अस्पताल के अंदर चल रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जब भी आपका कोई रेजिडेंसी या फेलोशिप प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है उन हॉस्पिटल्स को, ताकि क्योंकि ये हमारे ट्रेंड वर्कफोर्स प्रोड्यूस कर रही है। हम पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। उसके अलावा हमारे एक सोशल वेलफेयर का भी एलिमेंट है जो कि अस्पताल के अंदर चल रहा होता है। फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, यू कैन नॉट जस्ट सिंपली थ्रो देम आउट एंड से कि जी कि आप जाएं, हम आपके पास पैसे नहीं है तो इलाज नहीं कर सकते। उस एलिमेंट को भी आप बीच में ले आएँ, तो अगर आप हमारी बॉटम लाइन देखेंगे तो इट्स नॉट मोर देन 4-5%। आजकल की इकोनॉमी के अंदर कि आपका पॉलिसी रेट इज 20% प्लस, 4 to 5% बॉटम लाइन इज नॉट आप कहेंगे जी इट्स नॉट अ लुक्रेटिव बिजनेस। तो उसमें अच्छा, हॉस्पिटल की वो कहाँ से आती है? हॉस्पिटल में डिफरेंट केयर होती है। जो आपने बात की कि जी 80% डॉक्टर ले लेता है, 20% बच जाता है, दैट इज़ फॉर द आउट पेशेंट कंसल्टेशन। लेकिन जब मरीज़ दाखिल होता है, फिर उसकी सर्जरी होती है, फिर उसके डायग्नोस्टिक्स होती हैं, फिर उसकी फार्मेसी होती है, द होल साइकिल, जो पूरी जर्नी है पेशेंट की, उसको जब आप सामने रखते हैं तो दैट इज़ प्रॉबेबली वेयर द ऑर्गेनाइजेशन। आईपीडी के अंदर जो पोर्शन है वो 100% आपका हॉस्पिटल ले रहा है, वो उस पे 100% नहीं, हर सर्विस के अगेंस्ट देयर आर डिफरेंट परसेंटेजेस, एंड देन देयर आर दोज काइंड ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, जो चीज़ ग्लोबल मेडिकल एथिक्स में है कि जी कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अगर आपने की, आपने दवाई लिखी, तो जो दवाई की सेल है उस पे प्रिस्क्राइबर को आप परसेंटेज नहीं दे सकते। दैट इज़ एक मेडिकल एथिक्स के अंदर है, तो हम लोग नहीं देते। हालांकि बहुत सारे लोग करते होंगे इस तरीके से। जो उन्होंने लैब ऑर्डर की तो उसके अंदर डॉक्टर का कोई कंपोनेंट नहीं होता, उन्होंने रेडियोलॉजी ऑर्डर की तो उसमें डॉक्टर का कोई कंपोनेंट नहीं होता। हाँ, इन पेशेंट कंसल्टेशन की उसमें बिल्कुल होता है, सर्जरी की उसके अंदर बिल्कुल होता है। सो देयर आर कंपोनेंट जिसको हम फिजिशियन चार्जेस कहते हैं, देयर आर दोज जिसको हम हॉस्पिटल चार्जेस कहते हैं। वो अगेंस्ट आर डिफरेंट सर्विस टाइप्स, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स फॉर ईच वन ऑफ देम। तो हमारा कॉस्टिंग का जो डिपार्टमेंट है, इट्स अ वेरी, या जो हमारा कॉस्टिंग का जो मॉडल है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल जिसकी बेस के ऊपर ये सब कुछ चलता है। वी आजकल के हालात के अंदर वी हैव टू कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन आवर कॉस्टिंग मॉडल टू बी सस्टेनेबल। अच्छा, अगर लेट्स से एक थॉट अभी आ गई है, अगर हम इसको रेगुलेट कर दें, लेट्स से कि अगर एक आपके हार्ट की सर्जरी है, अगर उसकी मैक्सिमम आपकी कॉस्ट इतनी हो सकती है, अगर आपकी किडनी की कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है तो उसकी मैक्सिमम कॉस्ट इतनी हो सकती है, तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? अगर ये कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बाद जो एक्सपेंस वाला मॉडल है कि लेट्स से कि शिफा है, ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड मैक्सिमम वो इतना चार्ज कर सकते हैं, इससे नीचे वो, इससे ऊपर वो नहीं जा सकता। तो उसके बाद डू यू थिंक कि वो जाके जो एक है कि सर्विसेज या क्वालिटी उतनी मेंटेन रह पाएगी? इसके अंदर जो है दो फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान को हम जनरली भी अगर हम हर फील्ड में देखें, इट्स अ वेरी ओवर रेगुलेटेड कंट्री। हमारे पास रेगुलेशंस तो हर चीज़ के अंदर है। अगर आप कैप कर देते हैं, हार्ट सर्जरी की मिसाल अगर लेते हैं कि जहाँ पे उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, तो व्हाट इज़ द गारंटी कि जो सप्लाईज उस हार्ट सर्जरी के लिए चाहिए, जो रेट आज अवेलेबल हो रहा है, कल उसी रेट के ऊपर वो सप्लाईज भी अवेलेबल होगी। हम अगर पिछले 24 महीनों को ही देख लें, एक जनरल इन्फ्लेशन तो है ही है कि जहाँ पर द इन्फ्लेशन हैज़ गॉन थ्रू द रूफ, तो सप्लाईज की नॉन अवेलेबिलिटी इज़ अनदर चैलेंज, कि जहाँ पे आपका जो एक नॉर्मल ब्रांड की जो चीज़ें अवेलेबल होती थी मार्केट के अंदर, वो अवेलेबल नहीं है। जिनके पास अवेलेबल है वो मुँह मांगी कीमत मांग रहे हैं। तो अगर आपकी एक हार्ट सर्जरी, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ कि अगर आज से कुछ अर्से पहले आप 100 रुपये पे उसको कैप करते और आपकी कॉस्ट उसकी ऊपर आ रही होती 80 रुपये, तो विद इन अ मैटर ऑफ पिछले 12 महीने आप चले जाए, आपकी कॉस्ट इस वक्त 180 रुपये आ रही होगी, टू से द लीस्ट
इफ़ नॉट 200 एंड 300 रुपीज़। तो अगर आपने 100 रुपये पे कैप कर दिया है कि आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 2 काम होंगे, या तो वो ब्लैक में होना शुरू हो जाएगा कि जी वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं रहेगी, या फिर वो चीज़ होना ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए जब भी किसी चीज़ को रेगुलेट करते हैं तो पीछे आपने कुछ जो उसकी प्री रिक्विजिट्स होते हैं उनका ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी होता है। तो एक तो ये वाली चीज़ है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो दुनिया भर में जो लोगों ने इस पहले प्रॉब्लम को जब एड्रेस कर लिया है, तो दूसरे फिर उसके बाद कैसे करते हैं? फिर उसके बाद वो ये करते हैं कि वो अपना एक निज़ाम इस तरीके से बनाते हैं कि जहाँ पर वो डिस्टिंग्विश करते हैं हॉस्पिटल्स में ऑन बेसिस ऑफ देयर सर्विस क्वालिटी। अच्छा, वो सर्विस क्वालिटी डिटरमिन करना हेल्थ केयर के अंदर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। आप सिर्फ एक साफ़ सुथरी बिल्डिंग, एयर कंडीशन चल रहे हैं, लोगों ने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, इज़ नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ गुड क्वालिटी केयर। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपने देखना होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हर जगह पर समझने के लिए आसानी होती है। डायलिसिस, हम हर ऐसे को पता है कि जी किडनी जब काम नहीं करती तो आप डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस की पानी की टेस्टिंग की ग्लोबल कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। कितने इदारे ऐसे होंगे पाकिस्तान के अंदर जो कि उनको फॉलो करते हैं? जब हमने शुरू किया था, इसकी केमिकल टेस्टिंग होती है जो कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे होती है, इसकी बायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है जो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे होती है, एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग होती है जो कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे होती है। एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग होती ही नहीं थी। जब हमने शुरू किया था, हम सिंगापुर सैंपल भेजते थे कि जी हमें उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए। तो अब ये वाली चीज़ कौन सा अस्पताल कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, हाउ डू यू डिटरमिन दैट? लैब रिजल्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल जो है हर बैच पे लगता है, या कभी लगता है कभी नहीं लगता। हु डिटरमिन्स दैट? तो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स जिसके बेस के ऊपर डिटरमिन होता है। तो उन ममालिक ने क्या किया है, दे हैव डेवलप्ड देयर ओन नेशनल स्टैंडर्ड्स, दे हैव डेवलप्ड देयर ओन रेगुलेटरी एंड एक्रेडिटेशन मॉडल्स। उसकी बेस के ऊपर वो रैंकिंग करते हैं। जिनकी रैंकिंग अच्छी आती है उनको रिइंबर्समेंट में इंसेंटिवाइज करते हैं, जिनकी रैंकिंग बुरी आती है उनको पीनलाइज करते हैं। सो दे इंसेंटिवाइज क्वालिटी। अगर आप एक स्ट्रेट वो लगा देते हैं कि जी कि इतना होगा, तो अब एक इस्लामाबाद के अंदर टर्शरी लेवल के ऊपर जॉइंट कमीशन एक्रेडिटेड अस्पताल को अगर आप कंपेयर करते हैं रूरल केपी के, रूरल पंजाब के एक छोटे सेंटर में जहां पर इधर भी अपेंडिक्स हो रहा है, इधर भी अपेंडिक्स हो रहा है, तो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? देन दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट मैटर। तो बिफोर वी गो टू regulating some subject as complex as healthcare, these are the two major prerequisites before we can do that. नहीं, यू मेक अ पॉइंट कि अगर आपके सप्लाईज की जो कॉस्ट पर ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली आप उसको उस तरह से कैप नहीं कर सकते। लेट्स से अगर आप इक्वेशन बना दो तो दैट माइट वर्क, लेकिन ये काम गवर्नमेंट के देखने का है पॉलिसी मेकिंग वगैरह के ऊपर। एंड इफ होप्स अगर ये चीज़ें बन जाए तो मेरे ख्याल से जो बाकी करप्शन का एलिमेंट है ना, कि वी हर्ड के क्या कहते हैं, आपका जो अस्पताल पे पैनल पे होते हैं और पेशेंट जाता होता है उसको ओवरली चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट है कि मेरे ख्याल से दैट कुड बी, आप कह लो कि वहाँ से एलिमिनेट किया जा सकता होता है। इनफैक्ट शिफा के ऊपर भी मैंने काफ़ी अपने लोग दोस्त वगैरह फिर मैंने सुना है कि अगर उन्हें पता लग जाए कि पेशेंट आ रहा है और वो पैनल के ऊपर है तो वो तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन जाने छोड़ते होते हैं। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस? मेरे ख्याल से व्हाट्स योर पॉइंट? हम पैनल को हम लोग डील करते हैं, और अगर को पैनल बिल्कुल अंधे और बहरे हो जाए तो फिर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन पैनल्स जितने भी होते हैं उन दे हैव डॉक्टर्स, और हमारे जितने भी बिल्स जाते हैं फॉर रीइंबर्समेंट उनके डॉक्टर्स बैठ के एक एक लाइन को देख रहे होते हैं। वो हमें फिर भेजते हैं कि जी नहीं जी आपने ये क्यों किया, या आपने ये क्यों किया, इतने ग्लव्स क्यों चार्ज किए, इतने ये क्यों चार्ज किए, इतने वो क्यों चार्ज किए। एंड देन वी आंसर देम कि जी ये इस वजह से चार्ज किए। एंड देन देयर आर डिडक्टेबल्स जो वो कहते हैं कि नहीं जी हम ये रीइंबर्स नहीं करेंगे। सो इतना भी अंधेर नगरी नहीं है कि जो मर्जी चार्ज कर लें, बिकॉज ऑन देयर साइड उन्होंने भी अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखनी होती है। दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू देम। इंश्योरेंसेस के तो अपने बड़े सोफिस्टिकेटेड निज़ाम है। हमारे काफ़ी अच्छे पैनल्स हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी मेडिकल सर्विसेज देते हैं, तो उन्होंने पीछे उनकी पूरी पूरी मेडिकल टीम्स होती हैं जो कि आके हमारे साथ आर्ग्यू करती हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगती हैं। हम उनको प्रॉपर रिस्पॉन्सेज देते हैं कि जी ये सर्विस क्यों रिक्वायर्ड थी, क्यों रिक्वायर्ड नहीं थी। सो एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो मौजूद है। इतना बिल्कुल जो है ना ओपन एंडेड नहीं है। स्टिल देयर इज अ ग्रे एरिया कि ये चीज़ें एटलीस्ट कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो रही होती हैं कि ये समहाउ। जी बिल्कुल होती है। देखिए वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल होता है लोगों का कि जी ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ विद इन कंट्रोल लिमिट है तो ये निज़ाम चल रहा है। अगर ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती तो नेचुरली ये निज़ाम ना चल रहा होता।
अच्छा, जनरली बात करूँ पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, किस डायरेक्शन में ये प्रोसीड कर रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें, हमारी पॉपुलेशन तो अच्छी खासी एक इंक्रीज़ आ रहा है, और जो पाकिस्तान जो करंट हेल्थ सिस्टम है, मेरे ख्याल से वो भी इतना इनफ नहीं है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं, डू यू थिंक कि वो राइट डायरेक्शन के अंदर है इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ केयर? पॉलिसीज़ तो हमारी जो डायरेक्शन है, पॉलिसी डायरेक्शंस जो हैं वो तो जनरली दे आर जनरली पॉइंटिंग इन द राइट डायरेक्शन। एक एरिया जो कि पिछले दिनों मुझे आई वाज इन अ कॉन्फ्रेंस जिससे मुझे पता चला था, सो आई एम नॉट अ फर्स्ट हैंड प्रीवी टू दैट, कि ये कि टेलीमेडिसिन पॉलिसी शायद हमारी अभी लैक करती है एट द नेशनल लेवल। तो अगर वो बन जाती है तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिसी, इट इज़ अ मैटर ऑफ कि जी कि फिर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट किस तरीके से होती है। तो जो देयर आर एरियाज़ जहाँ पे कुछ लोग इनोवेटिव अप्रोचेस भी लेकर आ रहे थे। फॉर एग्जांपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काफ़ी पुश था किसी ज़माने में पंजाब के अंदर, फिर वो जो है आगे नहीं चला। कुछ साल 1.5 साल पहले केपी के अंदर जो है देयर वाज अ पुश ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इस वक्त उसका फेट क्या है इन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो एक्सपेरिमेंट्स हो ज़रूर रहे हैं कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर शामिल किया जाए फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। लेकिन जो एक फैक्ट है जिसके ऊपर एटलीस्ट गवर्नमेंट के लेवल से पिछले कुछ अरसे में बातचीत होना शुरू हुई, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को इस सारे के अंदर अगर पार्टनर समझा जाए इन द होल हेल्थ सिस्टम, तो तभी ये चीज़ आगे जा सकती है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को हमेशा वो एक स्केप्टिक निगाह से ही देखते रहेंगे कि जी सब चोर हैं, सब पता नहीं जब मौका मिलता है तो क्या कर देते हैं, और अगर है तो गवर्नमेंट का सेक्टर है, सो दैट इज़ इस तरीके से जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो हम चाहते हैं वो मुश्किल होगी करना, क्योंकि इस वक्त 70-80% बर्डन जो है हेल्थ केयर का वो प्राइवेट सेक्टर ही वन वे और द अदर जो है उसने उठाया हुआ है। उसको इस सारे का अगर पार्टनर समझा जाए, मिला के आगे चला जाए। ऑफ कोर्स देयर आर ब्लैक शीप, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो हैं बहुत अच्छे हैं। कोई निज़ाम बना के उन ब्लैक शीप को वीड आउट करके जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनके साथ मिल के एट अ वाइडर लेवल अगर काम किया जाए, तो दुनिया में ऐसे मॉडल्स हैं कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन नेशनल हेल्थ सिस्टम। टू कॉम्प्रीहेंड योर कन्वर्जेशन के मतलब, अगर एग्जीक्यूशन की तब पॉलिसी हमारी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर हमने एग्जीक्यूट करना है तो वी नीड टू मेक अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि हम जाके एक ग्रास रूट लेवल पर जाके वो चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, साथ में एक चीज़ होती है, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी की है, आई डोंट नो अभी वो इम्प्लीमेंट है कि नहीं है, या फिर प्रोविंस वाइज है, कि हेल्थ कार्ड के ऊपर ना, मेरे ख्याल से हेल्थ कार्ड आने से पाकिस्तान की जो एक हेल्थ केयर की जो इंडस्ट्री काफ़ी बूम उसको आया है। और दूसरा फ्रॉम द पेशेंट वाइज, कि जिनके पास पहले इतनी इस्तात नहीं थी कि अपना ट्रीटमेंट करवा सके, वो काफ़ी अच्छा। तो हाउ डू यू सी कि जो हेल्थ कार्ड आया के पॉलिसी पाकिस्तान में, उसने कितना इफेक्ट या कितना बेनिफिट दिया है आपके जो निचला तबका है? देखिए, बेनिफिट तो काफ़ी दिया है, और वो तो अगर आप जनरली स्टोरीज़ देखें जो लोगों ने उससे बेनिफिट अवेल किया, देखें पाकिस्तान के अंदर कोई भी हेल्थ इमरजेंसी इज़ सफिशिएंट टू मेक अ फैमिली गो बैंकरप्ट। मतलब आप किसी भी मेजर सर्जरी को उठा लें जो कि इस्लामाबाद के किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर करवाएं, तो उतने पैसे शायद मेरी और आपकी जेब में भी आज नहीं पड़े हुए होंगे। अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो पहली चीज़ हम ये सोचते हैं इस चीज़ के पैसे कहाँ से आएंगे। तो अगर आपके पास एक पीस ऑफ माइंड हो कि जी आई हैव कवरेज फ्रॉम समवन, इन दिस केस गवर्नमेंट, कि वो मेरी इस सर्जरी का या इस बीमारी का इलाज करवा सके, तो इट इज़ अ पीस ऑफ माइंड फॉर द फैमिली। इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर नेचुरली लाइक एनी प्रोजेक्ट फ्लॉज रहे हैं उसके अंदर, और लोगों से मुराद ये है कि पेशेंट्स की साइड के ऊपर भी और प्रोवाइडर साइड के ऊपर भी लोगों ने इसको अब्यूज़ भी किया है। तो अगर इसको थोड़ा सा रिवैम्प किया जाए कि जहाँ पर इसके अब्यूज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाए, और ऑफ कोर्स निज़ाम मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्टेट लाइफ के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट हुआ था, तो स्टेट लाइफ की तरफ से भी है, लेकिन उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, दैट इज समथिंग दैट कैन बी लुक्ड एट। एंड नंबर 2, इसके अंदर अगेन द सेम आर्गुमेंट जो कि मैंने पहले कहा था कि उसके अंदर हाउ डज द रीइंबर्समेंट मॉडल वर्क फॉर अ हॉस्पिटल जो कि एक लेवल ऑफ क्वालिटी पे काम करता है एंड अ हॉस्पिटल जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिटी के ऊपर काम करता है, वो डिस्टिंक्शन जो है वो उसके अंदर अगर आना शुरू हो जाए। प्लस यही जो आपने बात की कि जी उनकी फिक्स रीइंबर्समेंट थी, तो फिक्स रीइंबर्समेंट अगर आपकी सप्लाईज कॉस्ट वेरी कर रही है, आपकी HR कॉस्ट वेरी करना शुरू हो गई है, तो हाउ फ्लेक्सिबल वुड दैट बी? इन तमाम चीज़ों को अगर लेके चला जाए आगे,
तो दिस कैन बी एन इफेक्टिव इंटरवेंशन मूविंग फॉरवर्ड। फिर इसके अंदर जो एक और चीज़ है जो कि कंसिडर की जा सकती है, और हमने मुख्तलिफ फोरम के ऊपर जब हम इंटरेक्ट किया इन लोगों के साथ, वो ये है कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें सेहत कार्ड की कवरेज की, तो चूँकि मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज थी, तो मेरी कवरेज ऑन सेहत कार्ड वाज द सेम एज जो कि मेरे गांव में एक ऐसा शख्स जो कि मिनिमम वेज भी जिसकी नहीं है, उसकी कवरेज और मेरी कवरेज एक जैसी थी। जबकि सोशल इक्विटी का तकाजा ये होता है कि उसकी कवरेज ज़्यादा होनी चाहिए, और मेरी कवरेज जो कि मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है तो शायद कम होनी चाहिए, और मेरा एम्प्लॉयर चूंकि खर्च कर रहा है और माय हेल्थ कवरेज, तो चलो उसको कुछ टैक्स बेनिफिट दे दे। तो उस तरह का अगर मॉडल किया जाए जहाँ पे सोशल इक्विटी वाले को लेकर आया जाए इक्वालिटी की बजाय, कि जो वेल ऑफ हैं, दे आर वेल टू डू, जो कि जिनके पास और कवरेजेस मौजूद हैं, तो उनको उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को उन लोगों पे कैसे ट्रांसफ़र किया जाए जो कि हैव नॉट्स हैं। तो नेचुरली लाइक एनी इंटरवेंशन पहले दिन परफेक्ट नहीं होती, सेहत कार्ड भी पहले दिन परफेक्ट नहीं था, लेकिन अगर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी पॉलिसी के अंदर, वो उसका तसलसल होता है। अगर तसलसल रहेगा, उसके अंदर बेहतरी आना शुरू होगी, तो नेचुरली इट वुड बी अ वाइडर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। द प्रॉब्लम ना कि उसके अंदर के बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, अगर इक्विटी आप बना दोगे, लेट से जिसकी इनकम ज़्यादा है या उसको कहीं एम्प्लॉयर भी दे रहा है, तो उसकी जो बाकी हेल्थ कार्ड की कवरेज है वो कम हो। लेकिन हमारी चीज़ें डॉक्यूमेंट इकॉनमी हमारी, तो अगर उस पर जाएंगे तो लोगों ने सीखना है कि हमारी जो इकॉनमी है अगर आ जाएगी नेट के अंदर, तो उसका टैक्स वगैरह बाकी चीज़ें पर एक अलग एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बाय द वे, शिफा एक्सेप्ट कर रहा था सेहत कार्ड या शिफा? नहीं, हमने पार्टिसिपेट किया था सिर्फ सेहत कार्ड प्लस के अंदर, जो कि केपी गवर्नमेंट ने उस वक्त इंट्रोड्यूस किया था, विच वाज फॉर स्पेसिफिक डिजीज़ेस। तो उसके अंदर हमने जो लिवर ट्रांसप्लांट है उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया था, बाकी वाइडर सेहत कार्ड के अंदर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और रीज़न यही थी कि आपकी रीज़न यही थी कि जो बेसिकली रीइंबर्समेंट रेट्स थी वर्सेस आर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टू इंश्योर अ सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी, वो हमारे लिए वाइबल नहीं थी। और ज़ाहिर है वो वाइबिलिटी आ सकती थी कि अगर डिस्टिंक्शन होती बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बीइंग हायर, कि अगर आप हायर क्वालिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं। तो हमने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूर किया था, ताकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे सेंटर्स कम हैं जो कि लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो अगर हम उससे ऑप्ट आउट करते तो द पेशेंट्स वुड हैव बीन एट लॉस। तो हमने कहा कि जी ठीक है, हमने काफ़ी सब्सिडाइज करके फिर उस प्रोग्राम के अंदर हम ज़रूर गए थे। मोर सॉर्ट ऑफ आपका सोशल वेलफेयर था उसके ऊपर, या फिर CSR कह लूँ मैं उसको? उसमें हमने, अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से देखें तो हमने उसको एज अ CSR नहीं रिपोर्ट किया, इट वाज मोर ऑफ सर्विस प्रोविजन। लेकिन उसके पीछे थॉट यही थी कि जी पूरे पाकिस्तान के अंदर देयर आर 4 और 5 सेंटर्स जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, और अगर हम अपने इस डिजीज़ का बर्डन देखें तो वो इतना ज़्यादा है कि 40-50 सेंटर्स भी उसके लिए कम है। तो अगर कोई एक प्रोग्राम था जो कि ऐसे पेशेंट्स को सपोर्ट करता था, तो वी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट, ताकि वो जो अंडरलाइंग इशू है, जो डिजीज़ है, उसको एड्रेस करने में वी कैन पार्टनर विद द प्रोग्राम। अच्छा, काफ़ी चीज़ें देखने में आती हैं मीडिया के अंदर कि अक्सर जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो इतनी अच्छी नहीं है, अप टू द मार्क नहीं, अक्सर सर्जरी हो रही है, कभी कोई पेयर फिजर रह गया है, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर रह जाता होता है। तो हाउ एज अ गवर्नमेंट अगर मैं बात करूँ तो हम इसको कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो कम से कम हो, या फिर आप इसकी इतना पेनल्टी डाल दें, या क्या व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड ऑफ इट? देखिए, इसके अंदर हर एक इंसान की अपनी अप्रोच होती है। मेरी अप्रोच एज एन इंडिविजुअल वो हमेशा कोलैबोरेटिव रही है। वो हम किसी ज़माने में पढ़ते थे, देयर इज़ अ थ्योरी एक्स ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरी वाई ऑफ मैनेजमेंट। एक्स थ्योरी ये कहती है कि जी आप स्टार्ट ही इससे करते हैं कि जी सारे चोर हैं या सारे नालायक हैं, और मैंने सब पे नज़र रखनी है टू मेक श्योर कि जी सब चीज़ें ठीक तरीके से हो रही है। थ्योरी वाई ये होती है कि नहीं, एवरीबडी इज़ good, professional, they want to do good things, and I should create an enabling environment for people to do good. हर एक इंडिविजुअल फिलॉसफी होती है, आई गो विद द सेकंड थ्योरी वाई के हिसाब से। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर, एंड अगेन
बुरे लोग ज़रूर होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर लोग हैं दे आर रीजनेबल पीपल. नोबडी गोज लीव्स द होम इन द मॉर्निंग इस नियत के साथ कि जी आज मैं किसी का नुकसान करके आऊँगा. ठीक है, गलतियाँ होती है, हर इंसान से होती है, और मेडिकल प्रोफेशनल की जो गलतियाँ होती हैं अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी होती हैं कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सिवियर होते हैं. तो बिफोर यू गो टू एनी पेनल्टीज़ कि जी आप पेनल्टीज़ लगाना शुरू कर दें, जुर्माने लगाना शुरू कर दें, पहले एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो डिफाइन करें ना कि जी व्हाट आर द नेशनल स्टैंडर्ड्स. इस चीज़ों को दुनिया ने कैसे एड्रेस किया है. जैसे मैं मिसाल सिंपल एक स्पेसिफिक इस एरिया की बात कर लेता हूँ कि जी फोर्सेप्स रह गई, गॉज रह गया अंदर, ये रह गया, वो रह गया. दुनिया ने इसको कैसे एड्रेस किया? दुनिया ने इसको ऐसे एड्रेस किया है कि जी यू अडॉप्ट द सेफ सर्जरी जो फ्रेमवर्क है उसको आप अडॉप्ट करते हैं, जिसके अंदर जिसके कुछ कंपोनेंट्स हैं कि जी आपका प्री ऑप कैसे होता है, आपका टाइम आउट होता है, आपकी साइट मार्किंग होती है, आपका साइन आउट होता है, आपके इंस्ट्रूमेंट काउंट होता है. पहले आप उसकी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, फिर उस एक्सपेक्टेशन सेट करने के बाद आप लोगों को एजुकेट करते हैं कि जी दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट. फिर आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. वंस यू डू ऑल दिस थिंग, फिर उसके बाद आप एक सज़ा और जज़ा के अमल पे जब जाते हैं तो आपने फिर इंसाफ किया विद द एंड यूज़र. अगर सिस्टम ऐसा है कि जो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा और एक गलती होगी आप उस पर बंदे को टांग दे, तो वो जस्ट कल्चर के मुनाफी होता है. तो मेरे ख्याल में अगेन गोइंग बैक टू द सेम इशू जो मैंने पहले डिस्कस किया कि जो कि बहुत सारे हमारे मसाइल का हल हो सकता है कि हम एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो कि किसी हद तक उसके ऊपर काम हुआ. पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, केपी हेल्थ केयर कमीशन ने अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, आई बिलीव सिंध ने भी किया, आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ सिंध, डेवलप किए. अब उसके बाद ज़ाहिर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम ज़रूर शुरू हुआ है और उनके साथ हम शिफा हम पार्टनर भी करते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन उसकी एक कांस्टेंट एजुकेशन, कांस्टेंट मूविंग फॉरवर्ड, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. एंड देन व्हेन ऑल दीज थिंग्स कम इनटू प्ले, हम टूल किट्स बना सकते हैं, हम मुख्तलिफ इस किस्म के प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं जिसको दुनिया भर में लीप्स की सूरत में करते हैं कि जी कि सेफ सर्जरी लीप फॉर एग्जांपल, हम इस पे काम करेंगे. एंड देन वी रीच टू दैट पॉइंट कि जी कि अब अगर कोई चीज़ होती है तो फिर आप उसको पीनलाइज भी करें, केस रिव्यू भी करें, और अगर ग्रॉस प्रोफेशनल नेग्लिजेंस आइडेंटिफाई होती है तो बिल्कुल करें जो होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल के साथ. इसका कॉन्सेप्ट क्या है लीप सर्जरी का? नहीं, लीप सर्जरी से मुराद मेरी ये कि ये बेसिकली यूएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट था जो कि ग्रुप था विद द नेम लीप फ्रॉग ग्रुप, और उन्होंने किया था कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी कि हमें इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है हेल्थ केयर के अंदर. तो वो फिर एक एरिया सेलेक्ट करते थे. फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी आपने की सेफ सर्जरी, आपने एक एरिया सेलेक्ट कर दिया सेफ सर्जरी, तो आपने एक बेस लाइन इस्टेब्लिश कर दी, दिस इज़ वेयर वी स्टैंड टुडे, नाउ वी नीड टू मेक अ लीप फॉरवर्ड कि जी हमने सेफ सर्जरीज करनी है, तो उस लीप के लिए हमने क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू डू दैट, हमने ये पॉलिसी बनानी है, ये टूल किट बनाना है, ये एजुकेशन करनी है, ये कॉन्फ्रेंस करनी है, ये सेमिनार्स करने हैं, और फिर उसके बाद ये टूल्स बनाने हैं, इस तरह से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करना है. एंड दिस इज़ वेयर वी वांट टू गो. तो देखिए पेशेंट सेफ्टी इट्सेल्फ एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और जो हम इस सब्जेक्ट वाले हैं हम हमेशा शुरू करते हैं एक 1999 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी यूएस के अंदर, यूएस के हेल्थ सिस्टम के हवाले से, जिसका नाम था टू अर्र इज़ ह्यूमन. और उन्होंने ये कहा था कि यूएस के हेल्थ सिस्टम के अंदर एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा था कि जी 98,000 पीपल्स डाई ऑफ मेडिकल एरर्स एवरी ईयर. 98,000. अच्छा, हम लोग चूंकि इम्यून होते हैं नंबर से, तो उन्होंने इसको कन्वर्ट किया था इनटू एक स्टोरी के साथ या एक सिनोनिम के साथ, कि उन्होंने कहा इट इज़ जस्ट लाइक एवरी अदर डे बोइंग फुल ऑफ पैसेंजर क्रैशेस एंड एवरीवन डाइज. तो वो ये कहते थे कि जी कि दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ डेथ्स बाय मेडिकल एरर इन यूएस हेल्थ सिस्टम, कि ये उसका हाल है. ये 1999 की रिपोर्ट थी. तो उन्होंने कहा था कि जी अगर एविएशन इंडस्ट्री में ये होना शुरू हो जाए तो आप बताएं कि वो इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री फिर भी चल रही है यूएस के अंदर. तो ये तो वहाँ के नंबर्स हैं. पाकिस्तान की भी स्टडीज़ मौजूद हैं जो कि पब्लिश्ड हैं, और हमारे नंबर्स इससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरे. लेकिन व्हाट वाज द रिस्पांस? अगर हम ये देखें कि चलो यूएस ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, या फॉर दैट मैटर बाकी लोगों ने भी पब्लिश की, उन्होंने क्या करना शुरू, उन्होंने लोगों को टांगना शुरू कर दिया? आंसर इज़ नो. दे केम अप विद डिफरेंट रिस्पॉन्सेज कि जी अच्छा उस वक्त की कांग्रेस ने क्या किया, उस वक्त के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ थे उन्होंने क्या किया, उस वक्त की जो नॉट फॉर प्रॉफिट्स थी उन्होंने क्या किया. सो
अगर उस अप्रोच के साथ हम आगे चलेंगे तो फिर हेल्थ सिस्टम की रिफॉर्म्स की तरफ हम जा सकेंगे इन टर्म्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी। अगर आप फ़ौरन वो पकड़ दकड़ के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त का मसला तो हल हो जाता है, द अंडरलाइंग प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स। शिफा में कौन से प्रैक्टिसेस वो प्रोसीजर्स या एसओपीज़ हैं कि अगर लेट्स से सर्जरी करने जा रहे हैं, जैसे आपने बताया कि साइन इन करे, साइन आउट करे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, तो शिफा इफ आई कंपेयर शिफा विद अदर आप क्या लोगा खान के साथ, तो हाउ शिफा विल मार्क देमसेल्व्स? हम लोग वी आर एक्रेडिटेड बाय जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। तो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल जो है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गोल्ड सील फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली। दुनिया भर के अंदर मेरे ख्याल में 1000 के करीब अस्पताल हैं दैट आर एक्रेडिटेड बाय JCI। पाकिस्तान के अंदर 3 हैं, आगा खान, शिफा और शौकत खानम। शौकत खानम के दोनों लाहौर और पेशावर हॉस्पिटल्स दोनों एक्रेडिटेड है। तो उसके अंदर देर आर अप्रॉक्सीमेटली 1300 से 1400 मेजरेबल एलिमेंट्स हैं दैट रेंज फ्रॉम कि जी आपकी गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कैसे होनी चाहिए, आपकी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से होनी चाहिए, आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होनी चाहिए। सो इट गवर्न्स वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर जो कि आपके पास होनी चाहिए, एक हेल्थ केयर के अंदर होने चाहिए। फिर इनका जो पासिंग रेट है दैट इज़ 98 आउट ऑफ 100। तो आप उस लेवल पे जब आप जाते हैं तो यू आर एबल टू गेट एक्रेडिटेड बाय जॉइंट कमीशन। तो हमने हमारे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब हमारा इदारा स्टार्ट हुआ था और फाउंडर्स हैड दिस विजन कि जी हम JCI से एक्रेडिटेशन लेंगे, उस वक्त दी जॉइंट कमीशन होता था US के अंदर। जब उन्होंने उस वक्त पता किया था तो पता चला कि जी दे डोंट डू एक्रेडिटेशन इंटरनेशनली। दे स्टार्टेड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मेरे ख्याल में 98-99 के आसपास जाके, और पाकिस्तान के अंदर आगा खान वॉज द फर्स्ट वन जो कि एक्रेडिट हुए थे, शिफा वॉज द सेकेंड वन एंड थर्ड वन वॉज शौकत खानम। और हमारी एक्रेडिटेशन की वजह, हमसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी आप लोगों ने क्यों करवाया JCI एक्रेडिटेशन, आपके मरीज़ ज़्यादा होना शुरू हो गए, आपका बिजनेस एज मिला, ये हुआ। तो मैंने कहा कि जी हमारे पेशेंट वॉल्यूम के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। देखिए, दिस वाज फॉर आवर ओन इंटरनल सेटिस्फैक्शन कि जी जो काम हम कर रहे हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। और हमारा जो हर 3 साल बाद जो इसका सर्वे होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द अपडेटेड स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स भी हर 3 साल बाद रिवाइज हो रहे होते हैं। तो हर दफ़ा जब आपका सर्वे हो रहा होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द अपडेटेड स्टैंडर्ड, अपडेटेड एविडेंस, तो दैट कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स टोज कि आप जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं। एंड देन दैट पुट्स यू एट पार विद एनी हॉस्पिटल। UAE के अंदर अगर हॉस्पिटल है वो JCI एक्रेडिटेड है, सऊदीया के अंदर है, टर्की के अंदर है, इंडिया के अंदर है, बांग्लादेश में है। सो यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि जी कि आप सेम लेवल के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। और शिफा कब से, सिंस हाउ लॉन्ग पार्ट ऑफ JCI? 2017 में हम पहली दफ़ा एक्रेडिटेड हुए। चलने ज़बरदस्त कि शिफा ने अपने ज़बरदस्त सिस्टम लेके आया हुआ है जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा होता है फॉर पेशेंट डीलिंग। अच्छा, एक चीज़ हुई थी, इंसिडेंट हैपन हुआ था बैक इन जनवरी 2023 कि एक रिपोर्ट हुई थी कि ड्यू टू एलिज्ड आप कह लो कि नेग्लिजेंस की वजह से कोई पेशेंट की डेथ हो गई थी, और उसका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा मीडिया में बना था। और सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक मेरे ख्याल से जो इस्लामाबाद की जो हेल्थ कमीशन कमेटी उसने फिर फाइन भी किया था मेरे ख्याल से 0.9 मिलियन का। तो वो इंसिडेंट क्या था और कैसे, क्योंकि अभी तक मैं आई वाज ट्राइंग कि शिफा का मुझे रिस्पांस मिल जाए, मुझे उस पर मिल नहीं सका कुछ। वो शायद इस वजह से नहीं होगा कि इट इज स्टिल सब जुडिस। वो उसके ऊपर जो है वो चूँकि इस वक्त केस चल रहा है तो शायद इसलिए कमेंट करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट जो क्योंकि इट इज़ सब जुडिस तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँ, ये ना हो कि मैं कोई इधर उधर की बात कर दूँ और फिर कल को केस का वो हो जाए। लेकिन उसमें जो फाइन हुआ था दैट वाज नॉट बाय IHRA, इट वाज नॉट बाय इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी। हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताया था। The complainant actually went to वफाकी मुहतसिब against IHRA, not against शिफा। तो वहाँ से फिर ये चीज़ वो हुई थी। सो ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस हमारा स्टांस तभी ये था और हमारा स्टांस अभी वो है कि उस वक्त की जो क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होना चाहिए था हमने उसको फॉलो किया था। देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन आवर पार्ट। ज़ाहिर है मरीज़ आते हैं, हर किस्म के मरीज़ आते हैं, उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं, देखें कोई भी आपका कोई अजीज़ बीमार हो, मेरा अजीज़ कोई बीमार होगा, वो नेचुरली बी स्ट्रेस्ड आउट। और मैं हर चीज़ को बड़ी
माइक्रो नज़र से भी देख रहा हूँगा और उससे मैं खुद कुछ चीज़ें जो है वो अखज़ कर रहा हूँगा। तो द अटेंडेंट इन दैट केस वाज प्रोबेबली स्ट्रेस्ड आउट और बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, और फिर उनका एक मौक़िफ़ था, लेकिन जो हमारा उसके ऊपर मौक़िफ़ था दैट रिमेन्ड एंड दैट रिमेन्स कि जी जो रिक्वायरमेंट थी फॉर दैट केस हमने उसको फॉलो किया था। अच्छा, मार्केट में एक ये भी न्यूज़ है कि शिफा ने उसको कॉम्पनसेशन के लिए 2.8 मिलियन पे किया था, तो ये गलत न्यूज़ है? ये गलत न्यूज़ है। और ऐसा आपने 0.9 मिलियन भी पे नहीं किया नहीं, टू द एज अ फाइन? नहीं जी, ऐसा कोई वो नहीं है। आपका फिनटेक आपका आपका इवॉल्व कर रहा है और एक अच्छा खासा एक पोटेंशियल अनटैप आपका होगा पाकिस्तान के अंदर। इस तरह ई सहूलत, ई सेहत के अंदर भी काफ़ी काम होने वाला है, तो शिफा उसके अंदर क्या काम कर रहा है? और पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए क्या मार्केट अभी रेडी है ई सहूलत के लिए या ई सेहत के लिए? हमारा इनिशिएटिव जो इसके ऊपर है वी कॉल दैट ई शिफा, और ये बेसिकली हमने एक सेपरेट सब्सिडरी बनाई थी विच इज़ टू फोकस ऑन अल्टरनेट केयर डिलीवरी मॉडल्स। तो इसके ऊपर शिफा बिल्कुल काम कर रहा है और एज अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी काम कर रहा है, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर जब हेल्थ केयर लैंडस्केप चेंज होगी तो वी शुड बी वेल प्लेस्ड टू रिस्पॉन्ड टू दैट लैंडस्केप। हमने इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर काम शुरू किया था अबाउट 2018 के पास, 17-18 में जाके हमने कहा था कि जी वी शुड हैव एन अल्टरनेट डिलीवरी मॉडल इन प्लेस, और हमने उसको रिफाइन करते करते इट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 कि जब हमने कंपनी फॉर्म कर ली थी, एंड द स्टार्ट ऑफ 2020 जब हमने उसकी जो अरेंजमेंट्स थी ऑन ग्राउंड उसको ऑलमोस्ट प्लेस करना शुरू कर दिया। एंड दैट वाज द टाइम जब मार्च 2020 के अंदर कोविड स्ट्रक और सब चीज़ें बंद हो गई थी। इवन उस वक्त गवर्नमेंट का ऑर्डर ये था कि जी कि ओपीडीज़ भी बंद कर दें। जब ओपीडीज़ बंद हो गई तो लोगों के पास, ठीक है कोविड तो एक बीमारी है लेकिन बाकी बीमारियां ख़त्म तो नहीं हो गई थी, दे नीडेड एक्सेस टू केयर। तो फॉर्चुनेटली वी हैड दैट structure just in place. Of course it was nascent, it was in early stages, तो लेकिन ये कि जब कोविड आया तो रातों रात इसको ऑपरेशनलाइज करना था, एंड थैंक्स टू आवर टीम कि जी उन्होंने और उसको इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि घंटों के अंदर हम फैसला करते थे कि जी अब ये करना है, अब ये करना है। उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ छोटी, कि जब ये चीज़ स्टार्ट हुई तो नेचुरली हमारे एक फी फॉर सर्विस मॉडल है, तो अगर हम घर पे सर्विस देते हैं, टेलीमेडिसिन देते हैं, तो व्हाट वुड बी द मीन्स ऑफ पेमेंट? अभी डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर हम नहीं पहुंचे थे, तो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि लेट्स पार्टनर विद वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे ख्याल में हमने उस वक्त बाइकिया के साथ पार्टनर किया कि जी बाइकिया जाके हमारे बिहाफ पे जो है वो पेमेंट्स रिसीव कर दिया करेगा। 23 मार्च 2020 वो हमारे दिमागों में एच्ड है कि जब ये चीज़ हुई थी 24 को लॉकडाउन हो गया था, तो हमने ये मॉडल इम्प्लीमेंट किया। 2 दिन बाद ये सर्विसेज भी बैन हो गई कि जी ये भी नहीं चलेगी। अच्छा अब क्या करना है? सो यू हैड टू रिस्पॉन्ड इन अ मैटर ऑफ आवर्स, इन अ मैटर ऑफ डेज। उसका एक फ़ायदा ये हो गया कि जो एक मेंटल ब्लॉक था इवन डॉक्टर्स के दिमाग के अंदर भी कि जी पता नहीं टेलीमेडिसिन पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, वो रोड ब्लॉक भी ख़त्म हो गया कि जी बिल्कुल रेलेवेंट है। मरीज़ों के दिमाग में जो था कि जी टेलीमेडिसिन इज़ इट इफेक्टिव और नॉट, वो भी काफ़ी हद तक ओवरकम हो गया। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस थी, हमारे टेलीमेडिसिन के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते थे। नेचुरली व्हेन लाइफ वेंट बैक टू नॉर्मल तो लोगों की आदतें भी चेंज हो गई, स्कूल्स भी नॉर्मल होना शुरू हो गए ऑनलाइन क्लासेस से, सो लाइकवाइज कंसल्टेशंस भी नॉर्मल होना शुरू हो गई। तो हमने ई शिफा के अंदर ये सोचा कि जी कि दिस इज़ नॉट ओनली टेली मेडिसिन दैट वी वुड डू, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने ये सोचा था इट वुड बी अ प्रॉपर केयर सर्विस हॉस्पिटल एट होम। तो कोविड के दौरान भी हमारे पास ई शिफा वॉज अ ह्यूज हेल्प, कि जहाँ पर अगर एक मरीज़ ऐसा आता था कि जिसकी एक्विटी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है कि इसको हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत नहीं है, तो हम प्रायोरिटी उस पेशेंट को दें जिसको एक्चुअली हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत है, एंड वी वुड गेट दिस पेशेंट admitted at home, वी कॉल दैट हॉस्पिटल एट होम। उसको उसी लेवल की सर्विस आप घर पे देते थे जिस तरह के आप हॉस्पिटल में देते, कि जिसी तरह डॉक्टर उसको देखता है टेलीमेडिसिन के थ्रू, ऑफ कोर्स उसका जूनियर डॉक्टर जो है वो भी देखता है, द नर्स वुड गो टू द होम, उसकी उसी तरह सैम्पलिंग होती थी, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर घर पे प्रोवाइड करना, ये करना वो करना। सो उससे हमने काफ़ी हद तक जो है सीखा हाउ वी शुड बी डूइंग दिस थिंग। फिर इस पर भी हमने सोचा था कि जी के हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी फॉर होम केयर, हाउ वुड वी गो अबाउट दैट। हमने ई शिफा को सेपरेटली
JCI से क्रेडिट करवाया फॉर होम केयर स्टैंडर्ड्स, और उसको हम लेके चल रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड। उसको हम एक्सपेंड भी करें, ब्रिक एंड मोटर बैकिंग के साथ हम उसको बाकी शहरों के अंदर एक्सपेंड करें। द सर्विसेज अप एंड रनिंग इन पेशावर, द सर्विसेज अप एंड रनिंग इन लाहौर एज वेल, एंड वी इंटेंड टू एक्सपैंड इट कंट्री वाइड एज वेल. We have partnership with an organization internationally as well. अफ्रीका के अंदर वो 4-5 ममालिक के अंदर ऑपरेट करते हैं, उनके साथ भी हम पार्टनरशिप के साथ चल रहे हैं ताकि इस मॉडल को हम वहाँ पे रेप्लिकेट कर सकें. जब हमने इस चीज़ को शुरू किया था तो हमारे जहन में ये था कि हम 2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे. पहली चीज़ क्वालिटी का, दैट वी वुड बी प्रोवाइडिंग क्वालिटी. अगर अस्पताल से बाहर जा रहे हैं तो दैट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी. दूसरा, हमने स्केलेबिलिटी अपने जहन में रखी थी राइट फ्रॉम डे वन, और स्केलेबिलिटी के लिए हमें पता था कि इट हैज़ टू बी ग्राउंडेड इन टेक्नोलॉजी. तो उसके लिए हमने फिर जो फील्ड सर्विस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किस तरह से इसके अंदर लेकर आना है, ये करना है, वो करना है, तो दैट वाज द मॉडल जो कि हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया. It is there, and we intend to expand it further in Pakistan and globally, inshallah. अच्छा, फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव बात करूँ ना, अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है ई बैंकिंग का या डिजिटल बैंकिंग का, जिसके अंदर आपका रियल में कोई बैंक एग्जिस्ट नहीं करता होगा फ्रॉम द आप कह लो लोकेशन वाइज, लेकिन वो पीछे आपका अकाउंट वगैरह सब कुछ डिजिटल होगा. तो सेम ई सहूलत भी सॉर्ट ऑफ आप टेली कम्युनिकेशन के थ्रू दे रहे हो, टेलीमेडिकल के थ्रू दे रहे हो. तो इसमें फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव हम एक्सपेक्ट करें कि जो कॉस्ट कम हो जाएगी. कॉस्ट बिल्कुल कम होती है. देखें, हॉस्पिटल एट होम जो हम भी सर्विस देते हैं उसके अंदर आप सीधा रूम रेंट तो आपका निकल गया ना, जो हॉस्पिटल चार्ज करता है. और हॉस्पिटल भी ज़ाहिर है जब रूम रेंट चार्ज करता है तो पूरे बिल्डिंग की जो यूटिलिटीज़ है, उसकी अपकीप है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी कॉस्ट को लेके एम्बेड करता है इनटू द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर रूम रेंट. तो वो तो सीधा आपका निकल गया. फिर उसके बाद जो आपकी सर्विस है वो सर कंसल्टेशन की है, दवाई की है, और जो होम विजिट हो रहा है फॉर द पैरामेडिक्स, तो वो साथ साथ चल रहा होगा. लेकिन अगर हम ये जो फ्यूचर विजन की हम बात करें कि जो कि बिल्कुल हॉस्पिटल लेस हेल्थ सिस्टम होगा, तो ये शायद नहीं होगा. एज फार एज अब ये मेरी पर्सनल राय है. इट वुड बी अ हाइब्रिड मॉडल जिसके अंदर हॉस्पिटल्स बिल्कुल होंगे, लेकिन कामयाब हेल्थ सिस्टम वो होगा जो कि हॉस्पिटल टच पॉइंट को मिनिमाइज करने की तरफ जा रहा होगा. कि जी सर्जरी के लिए मरीज़ आया, उसने सर्जरी की, जो एक्यूट फेज़ है उसने हॉस्पिटल के अंदर किया, उसके बाद वो गया अपने घर में, अपनी कम्युनिटी में गया, और जो रिमेनिंग ऑफ द केयर है वो उसको अपनी कम्युनिटी में मिलेगी. तो इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर भी कम होगी, जो बर्डन है ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी कम होगा. और अगर हम कामयाब टेलीमेडिसिन मॉडल्स को देखें, या टेलीमेडिसिन मैं नहीं कहूँगा इनको, मैं इनको अल्टरनेट केयर डिलीवरी मॉडल्स कहूँगा, तो कामयाब ग्लोबली वही हैं जो कि इस हाइब्रिड मॉडल के साथ चलते हैं. बहुत सारे हेल्थ स्टार्टअप्स हैं, लेकिन वो हेल्थ स्टार्टअप्स जो है दे आर वेरी फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. जब हमने भी शुरू किया था हमारा फोकस भी टेक्नोलॉजी था, और नेचुरली जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा अपना बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो हमारा ये बायस था शुरू से कि जी एक अच्छी सी ऐप होनी चाहिए, एक अच्छा सा आपका अच्छी सी वेबसाइट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. लेकिन जब हमने इसको शुरू किया वी रियलाइज़ कि यार ये तो वो चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन उसको आप ऑगमेंट कर सकते हैं विद अ कॉल सेंटर जो कि एक रूडिमेंट्री सा भी हो. असल जो चीज़ है वो तो पीछे केयर डिलीवरी है कि हाउ डू यू प्रोवाइड केयर वंस द रिक्वेस्ट इज़ रिसीव्ड. वो कितनी मैच करती है द पेशेंट्स की नीड के साथ. दैट वाज समथिंग दैट वी रियलाइज्ड अर्ली ऑन, और फिर हमने अपनी स्ट्रेटजी को वी टर्न इट ऑन इट्स हेड. और फिर हमने कहा कि जी अच्छा चलो फिर छोड़ो ऐप शैप को, हम बाद में जाएंगे, ऐप बाद में बनाएंगे, लेट्स फोकस ऑन द हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल. उसको जब हमने थोड़ा सा मैच्योर करना शुरू किया तो फिर हम ऐप पे भी आए, उसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसको अपग्रेड भी कर रहे होते हैं, उसके अंदर नई चीज़ें भी लेकर आ रहे होते हैं. तो इसलिए हेल्थ टेक के अंदर ये वाली बात हम लोग लाजमी करते हैं, हेल्थ पहले आता है, टेक बाद में आता है. अच्छा, पीपल एक्सेप्टेंस कितनी है इसकी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर आप एटीएम की बात कर लो 2004-05 के अंदर, तो लोग घबराते थे, लोग जाके चेक्स के थ्रू पैसे निकलवाते थे. सेम विद एजुकेटेड पीपल जो कि अच्छे खासे थे उस टाइम के, गवर्नमेंट ऑफिसर, टीचर थे, वो भी घबराते थे करते हुए. तो अब ये चीज़ क्योंकि एक नॉर्मल एक परसेप्शन, एक कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर है कि आप जाओगे डॉक्टर के पास, जाके अपना आप बताओगे मैं तकलीफ यहाँ पर, तब जाके आप ट्रीटमेंट ले सकोगे. तो अभी जाके कैसा रिस्पॉन्स और कैसे इसको मिटिगेट कर रहे हो? देखिए जिस तरह मैंने कहा ना कि हाइब्रिड मॉडल रहेगा. अब हाइब्रिड मॉडल के अंदर ये है कि जी आप एक दफ़ा फॉर एग्जांपल चले गए, तो उसके बाद अगर फॉलोअप में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, लैब्स देखनी होती हैं, आपने इमेजेस देखने होते हैं, और उसके बाद बस डॉक्टर जनरली आपको कहता है कि जी जो दवाई आप ले रहे हैं वो लेते रहें.
अब अगर आप इस्लामाबाद में ही रहते हैं और अस्पताल जो है वो इस्लामाबाद में ही है, तो एट बेस्ट यू लूज 3 to 4 आवर्स फॉर पार्किंग, वेटिंग, डॉक्टर का देखना, फिर वापस आना, ये सब कुछ करने के लिए. लेकिन इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम स्कर्दू फॉर एग्जांपल, तो यू आर लूजिंग 4 to 5 डेज और ट्रैवल पे अच्छी खासी कॉस्ट भी. तो अगर वही चीज़ आपकी टेलीमेडिसिन के ऊपर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाते हैं, तो लोगों के लिए वो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल ज़रूर होता है. तो लाइक एनी न्यू थिंग, ज़ाहिर है लोगों का एक शुरू में एक रिलक्टेंस ज़रूर होती है कि जी कितने इफेक्टिव होगी, कितनी नहीं होगी, लेकिन ग्रेजुअली पीपल आर अडॉप्टिंग इट. शिफा हॉस्पिटल की अगर एक्सपेंड की बात करें, इस्लामाबाद में अच्छा एक काम कर रहा है, तो पीपल फ्रॉम लाहौर, पीपल फ्रॉम कराची, तो डाउन द लाइन शिफा एक्सपेंड करने जा रहे हैं खुद को. जी, इस वक्त हमारे जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारा एक छोटा सेंटर है फैसलाबाद के अंदर ऑलरेडी है, और एक और हॉस्पिटल जो है उसके ऊपर फैसलाबाद के अंदर काम हो रहा है. तो ये तो इमीडिएट है जिसके ऊपर शिफा इज़ ऑलरेडी एक्सपेंडिंग. उसके अलावा एक्सपेंशन के अंदर जो हमारे ई शिफा की, जिस तरह मैंने आपको बात की, उसके थ्रू एक्सपेंशन की बिल्कुल स्ट्रेटजी है इन द एंटायर कंट्री कि वो हम बिल्कुल करना चाहेंगे. हॉस्पिटल इस वक्त करंटली इन पाइपलाइन नहीं है, लेकिन हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस होता है जो कि हर कुछ साल बाद एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, दैट इज़ अंडर वे. और वंस दैट प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट्स, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपेंशन के हॉस्पिटल साइड के ऊपर और क्या अपॉर्चुनिटीज़ या एवेन्यूज़ निकल सकती हैं. तो हम ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन मैनर कि जहाँ पर हम अपनी क्वालिटी को और अपने ब्रांड नेम को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हों. तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इन द न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान सच वेंचर्स डू कम इन टू प्ले. अच्छा, लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आप पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को कैसा देखते हो बाय 2030 2035? पाकिस्तान की जो ज़रूरतें हैं, विल गवर्नमेंट एबल टू रिस्पॉन्ड टू दोज, या फिर हम पीछे ही उसको लैग कर रहे होंगे जो करंट एफर्ट्स अभी चल रही हैं उसके मुताबिक? देखें, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हम अपने ये लेटेस्ट सेंसस को भी देख लें, हमारा बर्थ रेट जो है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 2% से ऊपर ही कंसिस्टेंटली चल रही है, और सर्टन प्रोविंसेस का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बाकियों से ज़्यादा है. तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है आपकी हेल्थ नीड्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है. तो इसलिए अगर आप 2030 की बात करते हैं या बियॉन्ड की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में तो जो इनोवेटिव अप्रोचेज़ हैं हमें उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत होगी, जहाँ पर जिस तरह रिमोट केयर मॉडल जो है उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत होगी. हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होगी उन जगहों पे गैप्स को फिल करने की जहाँ पे पब्लिक सेक्टर नहीं फिल कर पा रहा होता. तो पार्टनरिंग विद प्राइवेट सेक्टर, कमिंग अप विद अल्टरनेट केयर डिलीवरी मॉडल्स, जो इंश्योरेंस बेस्ड जो हमारे मॉडल्स हैं उनको लाते हुए, तो इट वुड रिक्वायर अ मिक्स ऑफ different kinds of intervention to be able to cater for to the larger population that we anticipate जो 2030 या beyond होगी. तो innovative approaches चाहिए होंगी. जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल है वो इस गैप को पिछले 70-75 साल में फिल नहीं कर पाया. आई डोंट सी कि जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो अगले 10-15 साल में भी कर पाएगा. चलें, मतलब टेक्नोलॉजी की डिसरप्शन होना है अभी, जैसे ई सहूलत, ई सेहत ने जाके काफ़ी एक परसेंटेज जाके उसका ऑफलोड करना है जो ट्रेडिशनल है. होप सो पाकिस्तान में आईटी की चीज़ें भी बढ़ रही हैं, तो उसके साथ पैरेलल में चीज़ें भी हो जाएंगे. तैमूर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बड़े मज़े की डिसीजन आपके साथ रही है, स्पेशली जो GSCI का कॉन्सेप्ट है जो शिफा वो कर रहा है, और बाद में भी ट्राइड कि हम थोड़ा बहुत आपसे इंसाइट ले सकें, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि अंडर ट्रायल चल रही, तो यू कुडंट रिस्पॉन्स ऑन दैट. तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट के ऊपर, किसी और शो के ऊपर. व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट. इफ यू वांट टू वॉच मोर पॉडकास्ट लाइक दिस, देन प्लीज स्टे कनेक्टेड. खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड.